जय हिंद दोस्तों, वेलकम है आपको ज्वाइन आर्मी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आप सबको पता होगा कि ज्वाइन आर्मी चैनल काफ़ी डेडिकेटेड वे में आर्मी की सारे ट्रेडों की तैयारी बहुत बेहतरीन ढंग से करा रही है, जिसमें आपको भी मिलेंगे। अगर आप भी भारतीय सेना में ज्वाइन होना चाहते हैं या भर्ती चाहते हैं तो आप भी हमारे चैनल के साथ जुड़कर अपनी फ्यूचर को ब्राइट करें, क्योंकि हमारे यहाँ मिल रहे हैं काफ़ी डेडिकेटेड वे में PIQ का सेट, जिसके साथ मिलेंगे आपको मॉडल सेट भी। तो ये सारी चीज़ें आपको काफ़ी ही अच्छे कंटेंट मिल रही है, जो कि फ्री में मिल रही है। और ये जो आज की जो सेट है, इसमें आप सभी जितने भी भाई जो आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट की तैयारी कर रहे हैं, जो कि 2026 में सिलेक्शन चाहते हैं, उनके लिए मैं बता दूं कि अगर ये सेट का आप सभी लोग, जो कि ये सेट में लाया हूँ 50 क्वेश्चन का है, जिसमें आप सभी लोग ये 50 क्वेश्चन को आप टच करें और अपना स्कोर बताएं, क्योंकि काफ़ी लोगों ने 45 प्लस स्कोर कर रहे हैं। तो आप भी अपना टेस्ट को, अपने परफॉर्मेंस को जान सकते हैं इस टेस्ट के थ्रू कि आपकी मार्क्स कितने आ रही हैं और आपकी तैयारी कैसे चल रही है। क्योंकि ये काफ़ी इजी सेट है, मतलब बेसिक इजी तो नहीं बता सकते, लेकिन काफ़ी बेसिक है, जिसमें आपको भी अपने जो कैपेबल कितने हैं अभी एग्ज़ाम के लिए ये पता चलेंगे। क्योंकि काफ़ी लोग 45 प्लस कर रहे हैं, तो आप भी अपने टेस्ट को आजमाएं और फुल वीडियो देखकर अपना भी जो नंबर है कि आप कितने क्वेश्चन आप अटेम्प्ट किया और कितने सही है, इसका आप कमेंट में मेंशन करें। तो चलिए चलते हैं आज का इस वीडियो में। फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जो कि फर्स्ट क्वेश्चन जीके का है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि जो भारत की पहली महिला ओलंपिक पदक विजेता कौन है। यानी कि जो भारत की पहली महिला ओलंपिक पदक विजेता है वो कर्णम मल्लेश्वरी है। ठीक है, ये हो जाएगा आंसर, कर्णम मल्लेश्वरी। तो ये जो साइना नेहवाल, PV सिंधु, मैरी कॉम, ये सारे लोग पार्टिसिपेट किए हैं ओलंपिक में। ठीक है, ओलंपिक के लिए, लेकिन इन लोगों ने पदक भी जीते। लेकिन जो कर्णम मल्लेश्वरी हैं वो भारत की पहली महिला हैं जो कि ओलंपिक में पदक विजेता बनी थी। तो यह है इसका आंसर। तो इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन हम देखेंगे कि इसके रिगार्डिंग और क्या आर्मी के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन ये होंगे कि ओलंपिक में जो रजत पदक जीतने वाली पहली महिला भारतीय कौन थी। तो हो जाएंगे PV सिंधु। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा कि जो भारत की पहली महिला पदक जीतने वाली, यानी कि कौन सी पदक, यानी कि ये जीती थी सिल्वर मेडल। ठीक है, सिल्वर मेडल जीती थी फर्स्ट महिला ये है भारत की, जो कि PV सिंधु है, यानी कि रजत पदक। ठीक है, ये जीती थी। और जो कर्णम मल्लेश्वरी है वो जीती थी पहली महिला ओलंपिक पदक जीती थी। ठीक है, तो आप डाउट क्लियर रखें और अपने जो भी भाई देख रहे हैं इस वीडियो को, प्लीज़ अपनी नोट्स बुक में जो अल्टरनेट क्वेश्चन है उसको लिखते जाएं, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को मैं कवर कर रहा हूँ। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ सकते हैं इसके रिलेटेड। अगर खेल की, अगर जो स्पोर्ट्स की बात करें तो स्पोर्ट्स के भी काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं आर्मी की नर्सिंग असिस्टेंट में। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बन सकते हैं इसके अकॉर्डिंग में बनेंगे कि मैरी कॉम किस खेल से संबंधित है। ये क्वेश्चन पूछे गए भी हैं कि जो मैरी कॉम है वो किस खेल से संबंधित है। तो ये हो जाएंगे बॉक्सिंग। ठीक है, बॉक्सिंग से ये हो जाएगा आंसर। तो ऐसे ही क्वेश्चन हम लोग अल्टरनेट क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन का अल्टरनेट हम लोग देते रहेंगे। तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखिए और अपनी स्कोर को ज़रूर बताएं, क्योंकि काफ़ी कैंडिडेट इस सेट को मारकर अपना स्कोर 45 किया है। अगर आप भी इससे कम करते हैं, इससे कम यानी कि 45 से कम करते हैं स्कोर, तो इसको लास्ट वीडियो के लास्ट में मैं बताऊंगा कि आप अपने तैयारी को बूस्ट कैसे करेंगे। क्योंकि मैं किसी भी कैंडिडेट को सिर्फ एक महीना में उसको 45 प्लस स्कोर करवा कर मैं दूंगा। अगर जो भी भाई हमारे से जुड़ना चाहते हैं तो उनको सिर्फ एक महीना में किसी भी सेट का 45 प्लस कवर करेंगे। लेकिन हाँ, वो आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट का सेट होना चाहिए। आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप सॉल्व करना, उसमें +45 आप स्कोर कर पाओगे सिर्फ एक महीना में। ठीक है,
ये गारंटी के साथ मैं बता रहा हूँ, वो भी आउट ऑफ 50, यानी कि 50 क्वेश्चन में आप 45 प्लस करेंगे सिर्फ सही क्वेश्चन, ठीक है। तो ये रहेंगे आपका स्कोर। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि क्या है। WHO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जो WHO है यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। ये जो WHO है ये पूरे वर्ल्ड का जो हेल्थ का जो अपडेट आते रहते हैं, हेल्थ में क्या उसका जो भी लेटेस्ट वर्जन आते रहते हैं, तो उसको ये WHO गाइडलाइंस देती है कि आप ये फॉलो करो, ठीक है। तो WHO का मुख्यालय कहाँ पे है ये जानेंगे। तो WHO का मुख्यालय आप सबको पता होना चाहिए कि WHO का मुख्यालय जिनेवा में है, ठीक है। जिनेवा में है WHO का मुख्यालय। तो दोस्तों इसके रिलेटेड और क्या क्वेश्चन आर्मी के एग्ज़ाम में आए हुए हैं ये देखेंगे। तो दोस्तों इसके रिलेटेड आर्मी के एग्ज़ाम में ये आए हैं कि WHO की स्थापना किस वर्ष हुई थी, ठीक है। तो WHO की स्थापना हुई थी 1948 में, ठीक है। 1948 में WHO की स्थापना हुई थी, यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई थी। क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि WHO किस संगठन के विशेष एजेंसी है? तो ये संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूनाइटेड नेशन का जो कि विशेष एजेंसी है, ठीक है, यानी कि संयुक्त राष्ट्र। संयुक्त राष्ट्र का विशेष एजेंसी है ये, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या आ सकता है कि WHO किस संगठन के विशेष एजेंसी है? तो ये संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूनाइटेड नेशन का संयुक्त एजेंसी है, ये हो जाएगा आंसर। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसने लिखी है? जो डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो बुक है वो किसने लिखी है? तो इसका बताना है। वो लिखे थे जवाहरलाल नेहरू ने, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू ने डिस्कवरी ऑफ इंडिया का राइटर है, ठीक है। ये हो गया आंसर। तो इसके रिलेटेड और क्या क्वेश्चन आ सकते हैं तो देखेंगे हम लोग कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया किस आंदोलन के दौरान लिखी गई थी। तो ये भारत छोड़ जो डिस्कवरी ऑफ इंडिया है वो बुक ये किस आंदोलन के दौरान यानी कि ड्यूरिंग लिखी गई थी? तो ये लिखा गया था भारत छोड़ो आंदोलन, ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन। जो भारत छोड़ो आंदोलन थी उस टाइम में भारत डिस्कवरी ऑफ इंडिया बुक का लिखा गया था, जो कि जवाहरलाल नेहरू जी ने लिखे थे। तो अगर जवाहरलाल नेहरू से अगर बात करें तो भारत के प्रधानमंत्री भी बन चुके थे। तो ये भी पूछ सकता है क्वेश्चन कि भारत जो जवाहरलाल नेहरू ने भारत के पहले प्रधानमंत्री किस वर्ष बने थे? तो किस वर्ष बने थे वो जानना है। तो बने थे 1947 में, ठीक है। यानी कि पहले भारत के प्रधानमंत्री थे। तो भारत आज़ाद हुआ था 1947 में, तो उसी टाइम ये प्रधानमंत्री बने थे, ठीक है। ये हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह। ये सब क्वेश्चन आते रहते हैं कि सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है तो है बृहस्पति, जिसको इंग्लिश में हम लोग जुपिटर बोलते हैं, ठीक है। ये हो जाएगा आंसर, ओके। फिर अगर क्वेश्चन इसके अगर रिगार्डिंग पूछा जाए तो क्या पूछ सकते हैं? क्वेश्चन ये हो सकता है कि बृहस्पति मुख्यतः किन गैसों से बना है? जो बृहस्पति जो ग्रह है वो किन गैसों से बना है तो ये बताना है। तो बना है हाइड्रोजन एंड हीलियम से, ठीक है। हाइड्रोजन एंड हीलियम से बृहस्पति जो ग्रह है वो बना हुआ है, ठीक है। ये हो जाएगा आंसर। फिर क्वेश्चन ये आए हैं जीडीपी के क्वेश्चन में, और काफ़ी 2018-17 में ये काफ़ी पूछे गए हैं जीडीपी के क्वेश्चन में कि सौरमंडल में कुल कितने ग्रह हैं। जो सौरमंडल है वो उसमें कुल कितने ग्रह हैं
तो कुल कितने ग्रह हो जाएंगे? 8 कुल ग्रह हैं, ठीक है, जिसमें बृहस्पति जो है वो सबसे बड़ा ग्रह है। ओके, ये हो जाएगा आंसर। फिर क्वेश्चन अगला देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है कि जापान का मुद्रा क्या है, जो करेंसी है जापान का वो क्या है? तो जापान का करेंसी है येन, ठीक है, येन जो है वो जापान की करेंसी है। तो इसके रिलेटेड और क्या क्वेश्चन आ सकते हैं? तो क्वेश्चन ये हो सकते हैं कि कौन सा देश येन मुद्रा का उपयोग करता है, यानी कि जो येन है ये तो जापान की मुद्रा है ही, लेकिन कौन सा देश, अगर क्वेश्चन भी घुमा कर आ सकता है कि कौन सा देश येन मुद्रा का उपयोग करता है, तो कौन सा हो जाएगा? वो हो जाएगा जापान, ठीक है, कौन सा हो जाएगा? जापान। तो ये हो जाएगा आंसर। तो इसके रिलेटेड और क्या क्वेश्चन आ सकता है? अगर जापान के बारे में अगर और पूछ सकता है तो पूछा गया है ये कि जापान का राष्ट्रीय फूल क्या है? जापान का राष्ट्रीय फूल क्या है? तो है चेरी ब्लॉसम, ठीक है, चेरी ब्लॉसम जो है जापान का नेशनल फ्लावर है। ओके, ये हो गया। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? भारतीय संविधान लागू हुआ था, वो कब लागू हुआ था, ये बताना है। भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? तो हुआ था 26 जनवरी 1950, ठीक है, 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान को इम्प्लीमेंट किया गया था, मतलब लाया गया था, लागू किया गया था, ठीक है, तो ये हो जाएगा आंसर। तो अगर भारतीय संविधान से देखें तो और क्या क्वेश्चन आ सकते हैं कि भारतीय, हाँ, लेकिन एक मैं बता देता हूँ कि क्वेश्चन बिल्कुल भी डाउटफुल नहीं होना चाहिए, आपको डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि दो क्वेश्चन ऐसे ही हैं कि जैसे कि ये है कि भारतीय संविधान लागू कब हुआ था, तो 26 जनवरी 1950 में लागू हुआ था, ठीक है। क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि भारतीय संविधान कब अपनाया गया था, ठीक है, तो कब अपनाया गया था? वो अपनाया गया था 26 नवंबर 1949 को, ठीक है, 26 नवंबर 1949 को ये अपनाया गया था, यानी कि एडॉप्ट किया गया था, ये अडॉप्ट किया गया था 26 नवंबर 1949 को। और लागू कब किया गया था? लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को। तो ये है आंसर। फिर इसके रिगार्डिंग और क्या क्वेश्चन बन सकते हैं ये देखते हैं। क्वेश्चन ये हो सकते हैं कि भारत में संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो जब भारत की जो संविधान थी जब एडॉप्ट किया गया था, यानी कि अपनाया गया था, तो उसी दिन को, जो दिन थी 26 नवंबर 1949, तो यानी कि 26 नवंबर को भारत में संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है, यानी कि सेलिब्रेट किया जाता है। और संविधान का जनक कौन कहा जाता है, किनको कहा जाता है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है, ठीक है, BR अंबेडकर, ठीक है, ये हो जाएगा आंसर। फिर चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है? भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो भारत की सबसे लंबी नदी कौन है? वो है गंगा। ओके, अगर वर्ल्ड का पूछ दे तो वर्ल्ड का सबसे लंबी नदी कौन सी है? वो है नील, ठीक है, ये हो जाएगा आंसर। फिर क्वेश्चन ये आ सकता है कि भारत की सबसे लंबी तो गंगा है, ठीक है, लेकिन इसका उद्गम स्थान कहाँ है? तो इसका उद्गम स्थान है गंगोत्री, गंगोत्री हिमनद, ठीक है, गंगोत्री हिमनद, ये इसका उद्गम स्थान है, ठीक है।
यानी कि भारत की सबसे लंबी नदी गंगा है और इसकी उद्गम स्थल ये गंगोत्री हिमनद है। ठीक है, ये हो जाएगा आंसर। फिर क्वेश्चन ये भी आया है, काफ़ी बार क्वेश्चन आ चुके हैं कि ब्रह्मपुत्र नदी भारत में किस देश से प्रवेश करती है? तो चीन से क्या है, चीन से जो ब्रह्मपुत्र नदी जो है वो भारत में चीन से प्रवेश करती है, यानी कि चीन से बहते हुए आती है और भारत में प्रवेश करती है ये नदी। तो आप याद रखना इसका। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, इसरो का मुख्यालय कहाँ है? फर्स्ट तो इसरो का फुल फॉर्म जानेंगे कि इसरो का फुल फॉर्म क्या है। ठीक है, तो इसका फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ये इसरो का फुल फॉर्म है। तो क्वेश्चन क्या है कि इसरो का मुख्यालय कहाँ है? तो इसरो का मुख्यालय कहाँ पे है? वो है बेंगलुरु में। बेंगलुरु में इसरो का मुख्यालय है और इसरो का फुल फॉर्म क्या है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। फिर क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि इसरो की स्थापना कब हुई थी? तो इसरो की स्थापना हुई थी 1969 में। 1969 में इसरो की स्थापना हुई थी। ओके, ये है आंसर। फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है कि भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? काफ़ी इजी क्वेश्चन है भाई, तो स्कोर करना तो बिल्कुल मांगता है। अगर जिन भाइयों ने अब तक अच्छा स्कोर किए हैं प्लीज़ कंटिन्यू रखें और अपना बेस्ट दें, क्योंकि अगर अपना बेस्ट देते हैं तो आपको पढ़ाई करने में भी मज़ा आता है। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ कि अच्छे से तैयारी करें, अच्छे मॉडल से प्रैक्टिस करें, अच्छा पीआईक्यू क्वेश्चन को रिपीट, यानी कि बार बार आप डेली, यानी कि एक सेट तो आपको मारना ही है। ठीक है, एक सेट आपको प्रैक्टिस सेट करना ही है ताकि आपकी कॉन्फिडेंस बूस्टअप हो और अपनी आप जो फाइनल एग्ज़ाम है उसमें अच्छा परफॉर्मेंस दे सकते हैं, जिससे आपकी फ्यूचर ब्राइट हो। तो ये संभव किसके साथ है? वो ये संभव है ज्वाइन आर्मी के साथ रहकर ये संभव हो पाएगी, क्योंकि ज्वाइन आर्मी डेली बेसिस पे आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट की सेट ला रही है। ठीक है, तो ये संभव है सिर्फ ज्वाइन आर्मी के साथ। अगर आप भी अपने फ्यूचर को ब्राइट करना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़कर अपना फ्यूचर को ब्राइट करें। ठीक है, तो ये हो जाएंगे। तो फिर फाइनली चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। तो उसके पहले आप अगर नए हैं हमारे चैनल पे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाए हमारे साथ और अपना फ्यूचर ब्राइट करें। लेकिन हाँ, ये वीडियो देखने के बाद अपना फाइनल रिजल्ट ज़रूर बताना, ताकि मुझे एक आइडिया लग सकता है कि आपकी जो तैयारी है किस लेवल पर चल रही है, क्योंकि बिना लेवल जाने हुए हम उस बेस का तैयारी नहीं करा पाएंगे। क्योंकि अगर आपकी बहुत ज़्यादा कम तैयारी हो रखी है तो आपको काफ़ी इंटेंस की ज़रूरी है, यानी कि मैं आपके लिए स्पेशल एक सेट लाऊंगा जिससे आपकी बूस्ट हो सकती है नॉलेज। ठीक है, बेसिक क्वेश्चन का सेट लाऊंगा, वो दूंगा मैं टेलीग्राम पे, जिससे आपको नॉलेज को बूस्ट होगी और आप इजली अपने एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। तो चलते हैं फिर से। भारत की राष्ट्रीय पशु कौन सी है? वो सबको पता है कि भारत की राष्ट्रीय पशु टाइगर है। ठीक है, टाइगर हमारे देश का नेशनल एनिमल है। ओके, तो इसके रिलेटेड और क्या क्वेश्चन आ सकते हैं? इसके रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे कि बाघ का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो बाघ का वैज्ञानिक नाम क्या है? वो है पैंथेरा टाइग्रिस। ठीक है, पैंथेरा टाइग्रिस बाघ का वैज्ञानिक नाम है। ओके, ये हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन आ सकते हैं कि बाघ किस कुल, यानी कि किस फैमिली से संबंधित है? तो संबंधित है फेलिडिया। ठीक है, क्या है? फेलिडी फैमिली से बिलोंग करता है बाघ, यानी कि टाइगर। ओके, तो ये है।
फिर अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? जो स्वतंत्र भारत यानी कि इंडिपेंडेंट इंडिया के पहले गवर्नर जनरल कौन थे, तो बताना है। तो आप सबको पता होना चाहिए कि स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे। ठीक है, लॉर्ड माउंटबेटन। ओके, ये भारत के यानी स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल थे, यानी कि लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है, ये आप याद रखना अच्छी तरह से। फिर इसके रिलेटेड और क्या क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में, वो हम लोग टारगेट करेंगे। तो टारगेट क्वेश्चन क्या है कि स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? ये तो फॉरेनर थे। ठीक है, अगर पूछ दिया क्वेश्चन कि जैसे ये पूछा है कि स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे, ठीक है, तो लॉर्ड माउंटबेटन। अगर क्वेश्चन ये आ गया कि स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे, तो हो जाएंगे सी राजगोपालाचारी। कौन हो जाएंगे? सी राजगोपालाचारी, ये हो जाएंगे आंसर। यानी कि ये भारत का है और ये फॉरेनर थे। ठीक है, तो ऐसे ही क्वेश्चन को मैं घुमा घुमा कर आपको अच्छी तैयारी करा कर दूंगा, ताकि आपको सिर्फ एक सिलेक्शन यानी कि एक भर्ती में सिलेक्शन होगी, वो भी दावे के साथ। अगर हमारे वीडियो को 100% आप देख रहे हैं विदाउट स्किप किए हुए और सारे क्वेश्चन को आप टच कर रहे हैं, बना रहे हैं, लिख रहे हैं, तो आपकी सिलेक्शन कंफर्म मानी जाएगी। ये दावा है या ये 100% मैं बताता हूँ ज्वाइन आर्मी चैनल की तरह। ठीक है, फिर अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगले क्वेश्चन क्या है, यहाँ से मैथ का आ गया। तो मैथ के क्वेश्चन तो काफ़ी इजी होती है, आपको मतलब बता सकते हैं कि आप सॉल्यूशन मतलब ये सब जो क्वेश्चन है ना, ये सब क्वेश्चन है कि 24 और 36 का HCF क्या होगा। तो 24-36 का HCF आप ऑलरेडी सबको पता है, 1 से ही पढ़ते आ रहे हैं, नर्सरी से ही पढ़ते आ रहे हैं कि HCF और LCM पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, तो आपको पता होगा, तो स्किप बिना बताए हुए, क्योंकि ये सब आप एज ए होमवर्क आप मान सकते हो, या फिर वीडियो को देखते देखते ही आप ये कर सकते हो। ठीक है, या फिर अगर चाहिए तो बता दूँ किसी, जैसे 24 और 36 का HCF। ठीक है, तो ये सब टाइम टेकिंग है। अगर आप रेगुलरली अगर प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप बता सकते हो, इसको देख कर ही आंसर बता सकते हो। ठीक है, 2 × 2 × 2 × 3। ठीक है, 2 2 4, 4 2 8, 8 3 24। ठीक है, फिर इसका क्या हो जाएगा, 2 × 2 × 3 × 3, ये हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या देखते हैं, कॉमन फैक्टर देखते हैं। ये कॉमन कौन सा है, तो 2 कॉमन है, 2 कॉमन है, 3 कॉमन है। ठीक है, ये कॉमन नहीं है, तो इसमें देखेंगे 2 × 2 × 3, तो कितना हो जाएगा, 4 4 3 12। ठीक है, तो ये हो जाएगा आंसर। तो इतने इजी आते हैं क्वेश्चन। तो टाइम टेकिंग है, मतलब टाइम टेकिंग मेरे लिए है, बताने के लिए है टाइम टेकिंग, क्योंकि अगर आप रेगुलरली अगर पढ़ाई कर रहे हो इसकी, अगर मैथ प्रैक्टिस कर रहे हो, तो आपके लिए काफ़ी इजी हो जाएंगे। ठीक है, तो ये है। फिर अगला चलते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है कि √2025 का मान क्या होगा। तो √2025 का मान आप सबको पता होगा कि √2025 का मान क्या होगा। ठीक है, तो ये सब बताने की ज़रूरी नहीं है, अगर फिर भी अगर आपको चाहिए तो इसको कैसे सोल्व करेंगे ये जानना है। ठीक है, तो फर्स्टली जैसे कि √अंडर क्या है, 2025। ठीक है, ये है। तो आप अगर जैसे कि ऑप्शन से भी कर सकते हैं। ठीक है,
जैसे आप 35 इंटू 35, मतलब एक माइंड से बना सकते हो कि 40 इंटू 40, जैसे 35 इंटू 35, 40 इंटू 40 बराबर 1600। ठीक है, तो ये नहीं होगा 35 इंटू 35, ये भी आइडिया नहीं है। फिर 45 इंटू 45, ठीक है, इक्वल टू कितना हो जाएगा 2025। तो एक आइडिया के थ्रू भी आप अगर प्रैक्टिस कर रहे हो तो एक आइडिया के थ्रू भी आप बता सकते हो कि 2025 √100 2025 का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, तो √100 2025 का वैल्यू क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 45। ठीक है, 45 इंटू 45 इक्वल टू क्या हो जाएगा 2025, तो हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो वैसे ही आप अगर प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि यदि किसी संख्या का 15% बराबर 60 है तो संख्या क्या है। ठीक है, तो 15% बराबर कितना हो गया 60, तो 5% बराबर कितना हो जाएगा 20, तो 100% बराबर 100% बराबर यानी 5% बराबर 20, तो 1% बराबर कितना हो जाएगा, 1% बराबर 4। ठीक है, सॉरी 4। ठीक है, तो 100% बराबर 400, 100% बराबर कितना हो जाएगा 400। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा 400। तो ऐसे ही बस इजी, बस थोड़ी सी दिमाग लगाना है, बाकी आपको आ जाएगा। ओके, फिर क्या नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 8 और 12 का एलसीएम क्या होगा। तो ये सब क्वेश्चन बताने लायक नहीं है, लेकिन फिर भी अगर मैं बता दूँ, सभी भाइयों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो भी मैथ का प्रैक्टिस अभी नहीं कर रहे हैं प्लीज़ 2 4 5 क्वेश्चन डेली करें और डिफरेंट चैप्टर से करें, ताकि आपका एक रिदम जो है वो बना रहेगा। क्योंकि वहाँ काफ़ी टफ नहीं है, मतलब बोले तो एवरेज ही मैथ आते हैं, एवरेज से लो ही आते हैं, मतलब 5 मिनट में सारे मैथ आपको बन जाएंगे। ठीक है, जिसमें मैथ और रीजनिंग भी कभी कभी आता है। तो जस्ट एक रिक्वेस्ट है कि सारे भाई मैथ का प्रैक्टिस ज़रूर करें, ताकि आपको एक रिदम बना रहे, जो कि आप 5 क्वेश्चन थोड़ी ही देर में आप सोल्व कर सकते हो। ठीक है, तो ऐसा हो। तो इसमें क्या है कि 8 और 12 का एलसीएम क्या होगा। तो 8 और 12 का एलसीएम के लिए क्या करते हैं, करेंगे क्या कि 2 इंटू 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 के क्यू। ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा 2 इंटू 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 के स्क्वायर इंटू 3। ठीक है, तो ऐसा हो जाएगा। तो क्या होता है कि एलसीएम में हाईएस्ट पावर लेंथ को लेते हैं। ठीक है, यानी कि हाईएस्ट पावर लेंथ का लेंगे, मतलब वो लेंगे 2 के पावर 3 को लेंगे और 3 को लेंगे। ठीक है, यानी कि हाईएस्ट पावर जो हाई एलसीएम में हाईएस्ट लेंथ का पावर जो होते हैं उसको लेते हैं। तो 2 के क्यूब कितना हो जाएगा, 2 के क्यूब हो जाएगा 8 इंटू 3 इक्वल टू कितना हो जाएगा 24। ठीक है, तो ये हो गया। तो ये मैं बता रहा हूँ, ये तो मैं अपने तरीके से बता दिया, लेकिन आप भी जैसे अगर प्रैक्टिस करते हैं, हालांकि एलसीएम में सीएफ हिसाब में तो दिक्कत नहीं होगा, लेकिन फिर भी अगर प्रैक्टिस करते हो तो आपकी हाथ अच्छे बन जाएंगे, रिदम अच्छी बनेगी, ताकि आपको कोई भी मैथ आ जाए तो उसमें बेहिचक आप अच्छे से सॉल्यूशन दे सकते हैं। यानी कि 5 क्वेश्चन है तो 5 में 5 आप ले सकते हो। ठीक है, ये दावे के साथ बताता हूँ, अगर मैथ की थोड़ी बहुत प्रैक्टिस कर रहे हो तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो आप समझ सकते हो कि क्या होंगे। 3 का स्क्वायर है तो 3 इंटू 3 प्लस 4 इंटू 4, यानी कि 16 और 9 बराबर कितना हो जाएगा 16 और 9 इक्वल टू 25। ठीक है, तो हो जाएगा आंसर। इसमें क्या हो जाएगा आंसर, इसमें हो जाएगा 24, पिछले क्वेश्चन का है। फिर इसमें 25 हो जाएंगे। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है ये देखेंगे। अगला क्वेश्चन है 1000 पर 10% की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा।
तो ये सब अगर फार्मूला पर बैठाओगे कि साधारण ब्याज के फार्मूला पर बैठाओगे कि तो वो काफ़ी लंबे हो जाएंगे। तो ये सब क्वेश्चन के क्या करना है, मैं ट्रिक बताता हूँ। ये सब क्वेश्चन के बिल्कुल फार्मूला यूज मत करो, ठीक है, बिल्कुल भी यूज मत करो। करना क्या है ये मैं बताता हूँ। करना ये है आपको कि जैसे ही क्वेश्चन आ गया कि 1000 पर 10% की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज, क्या पूछ रहा है, साधारण ब्याज पूछ रहा है, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं पूछ रहा है, चक्रवृद्धि ब्याज नहीं पूछ रहा है। तो 2 वर्ष के साधारण ब्याज है, तो ये आप ऐसे ऐड कर सकते हो कि 1000 पे 2 वर्ष का है, यानी 10% इंटू 10% प्लस 10%, तो आप ये तो बता सकते हो ना कि 20% है, 20% होगा, ठीक है। तो 1000 का डायरेक्टली आप 1000 का 20% आप निकाल दो, काम हो जाएंगे, ठीक है। इक्वल टू कितना हो जाएगा, 200, ठीक है। तो ऐसे बनाओ, क्योंकि फार्मूला बैठाओगे P इक्वल टू ऐसे करके तो काफ़ी लंबा हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन क्या है कि 0.25 इंटू 0.4 का मान क्या होगा। तो ऐसा क्वेश्चन का मतलब विद इन सेकेंड में आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। विद इन सेकेंड बोले तो काफ़ी ही ईजी है। अगर ऐसे क्वेश्चन आए तो आप फार्मूला अगर पॉइंट वाले तो आप पॉइंट पे भी बना सकते हो, और फिर ऐसे आप मतलब खुद के सहूलियत के अकॉर्डिंग बना सकते हो, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, अगर कोई भी भाई किसी को इसमें होता क्या है कि किसी को पॉइंट पे बनाना अच्छा लगता है, किसी को जैसे कि ये है तो बाई 10 करके बनाना अच्छा लगता है, तो ऐसे बना सकते हो, उसमें मतलब खुद की सहूलियत के अकॉर्डिंग बना सकते हो। तो इसका वैल्यू क्या होगा ये जानेंगे। तो इसका वैल्यू हो जाएंगे जैसे कि 0.25 इंटू 0.4, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 0.1, ठीक है, ये हो जाएगा आंसर इसका। तो ऐसे से क्वेश्चन आते रहेंगे, बाकी अपने माइंड से मैथ को सोल्यूशन देना है, ठीक है, क्योंकि सबका अलग अलग टेक्निक होता है मैथ को सोल्यूशन के। कोई लॉन्ग टर्म बनाता है तो कोई जस्ट क्वेश्चन देखकर सोल्व कर देता है, तो ये सब होती है। फिर अगला देखते हैं कि यदि 2 संख्याओं का अनुपात 3:5 है और उसका योग 40 है तो छोटी संख्या क्या होगा। अनुपात क्या है, 3:5 है और दोनों का योग यानी कि 3 + 5 का योग कितना है 40। तो इसमें हम लोग कॉमन करके देखते हैं। जैसे मेरे अकॉर्डिंग अगर फार्मूला पे बैठाओगे तो ये लॉन्ग चले जाएंगे, इसीलिए मैं बोलता हूँ कि फार्मूला पे मैथ को कम ही बैठाओ, मतलब बैठाओ लेकिन कंपटीशन एग्ज़ाम में, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, यानी क्योंकि इसमें आपको मिल रहा है 60 मिनट मिल रहा है, ठीक है, 60 मिनट मिल रहा है। तो इसमें आपको अगर किसी कॉन्सेप्ट के थ्रू चल रहे हो तो काफ़ी लॉन्ग चला जाएगा। तो इसमें आप देख कर ही बता सकते हो कि जैसे कि क्वेश्चन क्या है कि यदि 2 संख्याओं का अनुपात 3:5 है और उसका योग क्या है 40 है। तो अनुपात में हम लोग ये कर सकते हैं कि जैसे कि ये है 3:5, तो इसको 5 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो 5 तिहाई कितना हो जाएगा 15 और ये हो जाएगा 25, यानी कि कितना से मल्टीप्लाई किए 5 से, ठीक है, 5 से मल्टीप्लाई किए तो इसका भी योग कितना हो जाएगा 40, ठीक है। 15 और 25 का योग कितना आ जाएगा 40। तो इसमें छोटी संख्या पूछा है, 40 हो तो छोटी संख्या क्या होगा, तो छोटी संख्या 15 हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही बना सकते हो आप अपने मतलब IQ लेवल के थ्रू बना सकते हो, अपने माइंड के थ्रू बना सकते हो, क्योंकि कॉन्सेप्ट पे काफ़ी लंबा चल जाएगा। आप फार्मूला लिखते रहोगे तब तक दूसरा भाई 5 क्वेश्चन जो आएंगे मैथ का और रीजनिंग का वो सोल्यूशन करके अगला सेट में चला जाएगा, ठीक है। तो कम ही चांस मतलब कम ही ये करो, आप कम ही उम्मीद रखो कि मुझे किसी मैथ को फार्मूला पे लगाना है। अगर नहीं बन रहा हो ऐसे तो फार्मूला पे लगा सकते हैं, ठीक है, लेकिन इतना ईजी क्वेश्चन आते हैं कि फार्मूला लगाने की आपको ज़रूरी नहीं पड़ेगा, ठीक है। जैसे ये सब क्वेश्चन है
तो ये सब क्वेश्चन का कोई मतलब ही नहीं है कि आप फार्मूला लगा सकते हो, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? हाँ, इसका आंसर क्या हो जाएगा? अगर 4 सेंटी भुजा वाले वर्ग का क्षेत्रफल क्या है, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, ठीक है। ऐसे में लगाना है कि वर्ग का क्षेत्रफल, मैं बस बताने के लिए लगा रहा हूँ, ठीक है। वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? भुजा स्क्वायर। भुजा स्क्वायर, ठीक है। तो भुजा कितना है? 8 सेंटीमीटर है, तो इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा? 64, ठीक है। तो हो जाएगा आंसर। तो ऐसे मैथ में आपको थोड़ी सी फार्मूला पता होना चाहिए ताकि आप बना सकते हो, क्योंकि वर्ग का अगर क्षेत्रफल पता नहीं है कि क्या होगा तो आप ये क्वेश्चन को नहीं बना पाओगे, ठीक है। तो ऐसा है। फिर अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? इसका मान क्या होगा? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है। इधर 3 हो गया, इधर 2 हो गया, यानी कि इधर 2 की पावर क्यू हो गया और 2 का क्यू हो गया और इधर 2 स्क्वायर हो गया। तो इसका क्या हो जाएगा? 4 8 16 32, ठीक है। तो ये हो जाएगा आंसर। तो इतने इजी मैथ आते हैं। फिर यहाँ से क्या आ गया? यहाँ से आ गया फिजिक्स का। तो इसमें भी काफ़ी इजी क्वेश्चन मैंने डाला हूँ, सेट किया हूँ, ताकि आपकी कॉन्फिडेंस बढ़े और अपनी तैयारी को बूस्टअप कर सकते हैं। तो क्वेश्चन क्या है कि बल का ऐसा यूनिट क्या है, ठीक है। तो बल का ऐसा यूनिट क्या होगा? वो हो जाएगा न्यूटन। ये हो जाएगा आंसर। बल का ऐसा यूनिट न्यूटन हो जाएगा। तो इसके रिलेटेड अब देखेंगे, इसके रिलेटेड, क्योंकि मैथ में तो इसके रिलेटेड हम लोग देख नहीं सकते, क्योंकि काफ़ी क्वेश्चन हो जाएंगे उसके रिलेटेड अगर देखेंगे तो इसके रिलेटेड आ गया क्या है कि बल का ऐसा यूनिट न्यूटन है। तो क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि एक न्यूटन बराबर कितना होता है? तो 1 न्यूटन बराबर 1 kg इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, ठीक है। 1 न्यूटन इक्वल टू 1 kg इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आंसर। फिर क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि बल बराबर होता है, यानी कि बल बराबर क्या होता है? तो बल बराबर हो जाएगा द्रव्यमान इंटू त्वरण, ठीक है। द्रव्यमान इंटू त्वरण बल बराबर हो जाएगा। ये हो जाएंगे आंसर। फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है? गति की परिभाषा क्या है? जो गति है यानी कि स्पीड है, उसका डेफिनेशन क्या है? तो ये बताना है। तो गति का जो यानी कि स्पीड का जो डेफिनेशन होता है वो होता है डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, ठीक है। डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, दूरी बटा समय, जिसको हम लोग ऐसे लिखते हैं कि किसी का चाल क्या होगा? दूरी बटा समय। तो कितना चला तो उसका दूरी मापेंगे कि कितना चला, 100 मीटर कितनी देर में, यानी कि 50 सेकंड में, ठीक है। तो उसकी चाल क्या हो जाएगा? तो उसकी चाल हो जाएगा 2 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो ऐसे हम लोग निकालते हैं। आपको मैथ में भी पढ़ना होगा, मैथ में ऐसे क्वेश्चन लाकर मैं बता दूंगा, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। लेकिन हाँ, इसके पहले हम लोग इसके रिलेटेड अगर क्वेश्चन कोई है तो उसको हम लोग क्लियर कर लेंगे। तो क्या है कि गति की परिभाषा क्या है? तो गति की परिभाषा होता है दूरी बटा समय, यानी कि डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। तो इसके रिलेटेड क्वेश्चन क्या आ सकते हैं? क्वेश्चन ये आ सकते हैं कि बल बराबर होता है, तो बल बराबर क्या होगा? द्रव्यमान इंटू त्वरण, ठीक है। और स्पीड जो है, यानी कि स्पीड का ऐसा यूनिट क्या होगा? तो हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। मीटर प्रति सेकंड ये हो जाएगा बल का, यानी कि स्पीड का ऐसा यूनिट, मीटर पर सेकंड, ओके। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण लगभग होता है, वो कितना होता है?
मैंने पहले भी वीडियो में बताया हूँ कि जो पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण होता है वो 9.8 मीटर 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, यानी कि 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जो पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण होता है वो होता है। तो इसके रिलेटेड और क्या क्वेश्चन आ सकते हैं, लेकिन हाँ इस पर हाँ मैंने ये भी बताया था पिछले वीडियो में कि जो चंद्रमा पर जी का मान लगभग कितना होता है, यानी कि चंद्रमा पर, पृथ्वी पे तो जैसे गुरुत्वीय त्वरण का लगभग इतना होता है, ठीक है, चंद्रमा पर क्या कितना होता है वो बताना है। तो चंद्रमा पर होता है 1.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी कि पृथ्वी पर चंद्रमा की तुलना में काफ़ी ज़्यादा होती है। ये हो जाएगा आंसर, ठीक है। फिर इसके रिलेटेड एक और क्या क्वेश्चन बन सकता है कि गुरुत्वीय त्वरण किस दिशा में होता है। तो जो गुरुत्वीय त्वरण होता है यानी कि एक्सेलरेशन होता है, गुरुत्वीय त्वरण यानी कि ग्रेविटी एक्सेलरेशन जो होता है वो किस दिशा में होता है, तो पृथ्वी की केंद्र की ओर होता है। यानी कि किसी चीज़ को फेंक रहे हो तो वो कहाँ पर गिरेगी, वो नीचे की ओर गिरेगी, यानी कि पृथ्वी के केंद्र की ओर वो गिरेगी, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा, गुरुत्वीय त्वरण किस दिशा में होता है, तो आंसर दे सकते हो कि पृथ्वी के केंद्र की ओर गुरुत्वीय त्वरण होता है। तो ये हो जाएंगे। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या है। जो गतिज ऊर्जा है यानी कि काइनेटिक एनर्जी है, उसका सूत्र क्या होता है। तो काफ़ी बार हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि जो गतिज ऊर्जा होता है वो उसका हाफ mv² होता है, यानी कि 1/2 mv², ठीक है। ये हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला। तो इसके रिलेटेड और क्या क्वेश्चन आ सकता है दोस्तों, मैं बता दूं कि अगर आप भी अपने सपनों को साकार करना चाहते हैं, अपना उड़ान नर्सिंग असिस्टेंट बनकर भारतीय सेना में सेवा देना चाहते हैं, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके अपना भी फ्यूचर को ब्राइट कर सकते हैं। ये दावे के साथ कहता हूँ कि जो भी भाइयों ने 100% हमारे सारे वीडियो को देखा है उनके सिलेक्शन 100% होगा, ठीक है। तो फिर से क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बस बार बार मोटिवेट करना पड़ता है आप सभी को, क्योंकि हमारे चैनल पे काफ़ी डेडिकेटेड वे में आपको मिल रही है। एक बार पढ़ाई करके देखो आप, फिर बताना कि तैयारी कैसी हो रही है आपकी। सिर्फ 1 महीना, जो भी भाई 1 महीना तैयारी करके देखेंगे इस सेट के थ्रू, तो उनका 1 महीना में काफ़ी बूस्टअप हो जाएंगे, ये गारंटी के साथ बता रहा हूँ। तो फिर चलते हैं क्वेश्चन की ओर कि गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या है, 1/2 mv²। और इसके रिलेटेड अगर क्वेश्चन और भी देखें तो क्वेश्चन ये आ सकता है कि गतिज ऊर्जा किस पर निर्भर करती है। तो गतिज ऊर्जा हमेशा द्रव्यमान पर, ठीक है, किस पर निर्भर करेगी, द्रव्यमान पर और वेग के वर्ग, यानी कि जो द्रव्यमान और वेग के वर्ग होता है उस पर निर्भर करता है, ठीक है। यानी कि द्रव्यमान और वेग के वर्ग पर निर्भर करता है। क्या निर्भर करता है, वो करता है गतिज ऊर्जा निर्भर करता है, यानी कि काइनेटिक एनर्जी डिपेंड करता है। तो इसका रिलेटेड और क्या क्वेश्चन और हो सकते हैं ये देखते हैं। क्वेश्चन ये आ सकता है कि ऊर्जा का एसआई इकाई क्या होता है। तो ऊर्जा का एसआई इकाई होता है जूल। क्या होता है, जूल, ठीक है। ये होगा आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विद्युत धारा की इकाई क्या है। जो विद्युत धारा होती है उसका इकाई क्या होता है। तो उसका इकाई हम लोग देखेंगे कि विद्युत धारा का इकाई क्या होता है। तो दोस्तों आप सबको पता होगा कि विद्युत धारा का इकाई एम्पियर होता है, ओके। और इसके रिलेटेड और क्वेश्चन देखना चाहेंगे तो क्वेश्चन ये आ सकता है कि विद्युत धारा मापने के लिए प्रयोग किया जाता है, वो क्या किया जाता है। तो विद्युत धारा को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है ए मीटर, ठीक है। ए मीटर जो है वो विद्युत धारा को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। और क्वेश्चन क्या है, विद्युत धारा की इकाई क्या है, तो वो एम्पियर है। ये हो जाएंगे आंसर। सेकंड क्वेश्चन ये भी आ सकते हैं कि 1 एम्पियर, जो 1 एम्पियर इक्वल टू कितना होता है।
तो 1 एम्पियर इक्वल टू 1 कूलम्ब पर सेकेंड। ठीक है, 1 एम्पियर इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 कूलम्ब पर सेकेंड। ये हो जाएगा 1 एम्पियर बराबर। ओके, ये हो जाएगा आंसर। तो फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, प्रकाश सबसे तेज चलता है, किस में चलता है तो बताना है। तो प्रकाश सबसे तेज चलता है वो है वैक्यूम में, यानी कि निर्वात में। लेकिन प्रकाश तो चल लेती है, लेकिन अगर किसी भी आवाज़ या साउंड को, ठीक है, अगर साउंड को चलना हो तो उसके लिए कोई मीडियम चाहिए, यानी कि वो साउंड निर्वात में ट्रेवल नहीं करती है, यानी कि निर्वात में वो ट्रेवल नहीं करेगी साउंड। लेकिन प्रकाश जो है वो उसको सबसे तेज़ चलने के लिए वैक्यूम ही चाहिए, यानी कि निर्वात चाहिए, उसको कोई मीडियम की ज़रूरत नहीं है। तो ये आप याद रखना। फिर इसके रिलेटेड अगर क्वेश्चन देखें तो क्या होंगे कि निर्वात में प्रकाश की चाल, यानी कि गति जो होता है वो लगभग कितना होता है, तो होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये होता है प्रकाश की चाल वैक्यूम में, यानी कि निर्वात में। ठीक है, और प्रकाश सबसे तेज चलता है निर्वात में ही, तो यानी कि सबसे तेज जो चाल होता है प्रकाश का वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। दूसरा क्वेश्चन अगर इसके रिलेटेड देखें तो वह है कि प्रकाश की गति कम हो जाती है जब वह वायु से प्रवेश करता है। ठीक है, यानी कि प्रकाश की जो गति होता है कम हो जाता है जब वो वायु से प्रवेश करता है। कहाँ पे प्रवेश करता है वायु से, तो जब भी प्रकाश की चाल वायु से कांच यानी कि ग्लास में प्रवेश करेगा तो उसका चाल क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, चाल क्या हो जाएगा, उसका कम हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कार्य बराबर क्या होता है, यानी कि वर्क इज इक्वल टू व्हाट, यानी कार्य बराबर क्या होता है, तो वो फोर्स मल्टीप्लाई डिस्टेंस, यानी कि बल गुने दूरी होता है। ठीक है, ये हो जाएगा आंसर। बल गुने दूरी इक्वल टू कार्य होता है, क्योंकि कार्य कितना किया गया तो उस पर कितना बल लगा गया, कितनी दूरी है, उसके अकॉर्डिंग बल को कार्य को मेजरमेंट किया जाता है। तो कार्य बराबर बल इंटू दूरी हो जाएगा। इसके रिलेटेड और क्या क्वेश्चन आ सकते हैं, इसके रिलेटेड आ सकते हैं कि कार्य की SI इकाई क्या है। तो कार्य का SI इकाई ये भी बताया कि कार्य का SI होता है जूल। और एक और क्वेश्चन VIP क्वेश्चन है ये कि यदि बल शून्य हो तो किया गया कार्य कितना होगा। अगर बल शून्य है, अगर कार्य है, ठीक है, कार्य बराबर क्या होता है, बल गुने दूरी। अगर कार्य ही बल ही 0 होगा तो कार्य कितना होगा, वो भी 0 होगा। यानी कि यदि बल शून्य हो तो किया गया कार्य भी शून्य होगा। ठीक है, ये हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, ध्वनि नहीं चल सकती है, कहाँ नहीं चल सकती है, निर्वात में। अभी मैंने बताया कि ध्वनि जो है वो निर्वात में यानी कि वैक्यूम में ट्रेवल नहीं करती है, लेकिन प्रकाश निर्वात में ट्रेवल करती है। ठीक है, और प्रकाश की चाल जैसे कि मैंने अभी बताया 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है, ओके, निर्वात में होता है। लेकिन ध्वनि निर्वात में ट्रेवल नहीं करती है, उसके लिए चाहिए गैस, द्रव या ठोस या लिक्विड भी चल लेगा। ठीक है, तो ये सारे जो मीडियम है उसको साउंड के लिए चाहिए ही, ट्रेवल करने के लिए। तो इसके रिलेटेड और क्या क्वेश्चन आ सकते हैं ये देखते हैं कि ध्वनि तरंग जो होती है वो, यानी कि क्वेश्चन आ सकता है कि ध्वनि तरंग होती है, कैसी तरंग होता है, तो वो यांत्रिक तरंग होता है, यानी कि मैकेनिकल वेव होता है। ठीक है, यांत्रिक तरंग। ठीक है, यांत्रिक तरंग होता है। फिर क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि ध्वनि को चलाने के लिए किसकी आवश्यकता होता है, तो माध्यम की आवश्यकता होता है। आप लिख सकते हो कि ध्वनि को चलाने के लिए माध्यम की आवश्यकता होता है, चाहे माध्यम कुछ भी हो, ठोस, द्रव, गैस या कुछ भी हो,
चलेगा सारी कुछ, लेकिन प्रकाश को चलने के लिए कोई मीडियम की ज़रूरत नहीं होती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, तापमान मापने का उपकरण को क्या कहते हैं? उसको बोलते हैं थर्मामीटर। ठीक है, थर्मामीटर जो है वो टेम्परेचर को मेजरमेंट करने के लिए ज़रूरी होता है। तो इसके रिलेटेड क्या क्वेश्चन बन सकते हैं? इसके रिलेटेड क्वेश्चन बन सकते हैं कि वायुमंडलीय दाब मापने का यंत्र को क्या कहते हैं? तो वायुमंडलीय दाब मापने के लिए यंत्र जो होता है वो बैरोमीटर कहा जाता है। ठीक है, जो बैरोमीटर है वो वायुमंडलीय दाब को मेजरमेंट करने के लिए यूज करते हैं। ओके, अगर इसी के रिलेटेड अगला क्वेश्चन देखें तो बन सकता है कि क्लिनिकल थर्मामीटर तापमान मापता है, किस डिग्री का तापमान मापता है जो कि क्लिनिकल थर्मामीटर होता है? तो वो मापता है 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस में मापता है। सिर्फ इसी के बीच के तापमान को क्लिनिकल थर्मामीटर मापता है। ये आप याद रखना, ये बेसिक क्वेश्चन है और ऐसे भी काम आएगा। ओके, 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस के बीच के तापमान को क्लिनिकल थर्मामीटर मेजरमेंट करता है। अगला क्वेश्चन देखे थे, स्थितिज ऊर्जा निर्भर करती है, किस पर निर्भर करेगी? जो पोटेंशियल एनर्जी है वो किस पर डिपेंड करता है? ठीक है, तो वो देखते हैं कि स्थितिज ऊर्जा जो है वो किस पर निर्भर करेगी? तो वो करेगी हाइट पे। ठीक है, यानी कि ऊंचाई पे स्थितिज ऊर्जा डिपेंड करता है। तो इसके रिलेटेड अगर क्वेश्चन देखें तो आ सकता है क्वेश्चन कि स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला जो सूत्र है वो क्या है? तो स्थितिज ऊर्जा का सूत्र है वो mgh है। ठीक है, ये स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला है और गतिज ऊर्जा का क्या है? 1/2 mv²। ठीक है, ये हो जाएंगे। क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि स्थितिज ऊर्जा बढ़ती है, कब बढ़ेगी? तो जब ऊंचाई बढ़ेगा तो वो स्थितिज ऊर्जा बढ़ेगा। ठीक है, ये हो जाएगा आंसर। इसीलिए यहाँ पे क्वेश्चन ये आया कि स्थितिज ऊर्जा निर्भर किस पे करती है? तो वो ऊंचाई पे निर्भर करती है। जितना ही ऊंचाई बढ़ेगा उतना ही स्थितिज ऊर्जा बढ़ेगा। ओके, ये हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? कोशिका का पावर हाउस कहलाता है। यहाँ से स्टार्ट हो गया बायो, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, जो कि बायो और केमिस्ट्री टॉपिक है। तो यहाँ से बायो देखेंगे। कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है, किसको कहा जाता है? तो काफ़ी बार पढ़े होंगे, माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस कहा जाता है कोशिका का, जो कि कोशिका को अगर पावर चाहिए तो वो माइटोकॉन्ड्रिया से पावर को प्राप्त करता है। तो इसके रिलेटेड क्वेश्चन क्या आ सकता है? माइटोकॉन्ड्रिया किसके उत्पादन के लिए जिम्मेदार है? जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो किसके उत्पादन के लिए जिम्मेदार है? तो वो एटीपी, जिसको हम लोग एनर्जी भी बोलते हैं। ठीक है, एटीपी जो है, यानी कि क्वेश्चन क्या आएगा कि माइटोकॉन्ड्रिया किसके उत्पादन के लिए जिम्मेदार है? तो वो एटीपी आ जाएगा। ठीक है, एटीपी के उत्पादन के लिए जिम्मेदार है। सेकेंड क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं कहाँ पे पाए जाते हैं? तो प्लांट और एनिमल का सेल दोनों में पाए जाते हैं, यानी कि प्लांट और एनिमल का सेल दोनों में पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन क्या है? रक्त को पंप करता है, कौन करता है? तो बताना है। तो जो रक्त को पंप करता है वो हार्ट है। ठीक है, हार्ट जो है वो रक्त को पंप करता है। तो इसके रिलेटेड क्वेश्चन क्या आ सकते हैं? बेसिक क्वेश्चन ये आ सकता है कि मानव हृदय में कितने कक्ष हैं? तो कितने हैं? 4। ठीक है, ये सब तो बेसिक क्वेश्चन, ये सब सबको पता है। क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि हृदय का दायां भाग ले जाता है, क्या ले जाता है? तो ऑक्सीजन रहित रक्त, यानी कि डीऑक्सीजन ब्लड, यानी कि जिसमें ऑक्सीजन नहीं होता है। ठीक है, तो जो रक्त का बायां भाग ले जाता है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ले जाता है। कहाँ ले जाएगा? वो ले जाएगा हार्ट में, ले जाएगा, वहाँ से पंप होगा, फिल्टर होगा और फिर से
लेफ्ट साइड आ जाएगा ब्लड, जो कि लेफ्ट साइड से पंप होकर पूरे होल बॉडी में जाएगा। ठीक है, तो हो जाएगा आंसर। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, विटामिन सी की कमी से होता है, क्या होता है, तो स्कर्वी होता है। स्कर्वी क्या होता है, तो दांत के जो मसूड़े होते हैं, गम होते हैं, वो उसका एक डिजीज होता है। ठीक है, तो जिसको विटामिन सी की कमी से होता है। ओके, विटामिन बी1 की कमी से क्या होगा, बेरी रतौंधी किसी कारण से होगा, विटामिन ए की कमी से। ओके, और रिकेट्स क्या होगा, विटामिन डी, जिसको सूखा रोग भी बोलते हैं, रिकेट्स को। तो ये हो जाएंगे। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, सामान्य मानव शरीर का तापमान क्या है। सबको पता है, इसको बताने की कोई ज़रूरी नहीं है। फिर क्वेश्चन क्या है कि अगर मानव शरीर का तापमान फ़ारेनहाइट में अगर पूछे तो डिग्री सेल्सियस में है, अगर फ़ारेनहाइट में पूछे तो कितना होगा, तो होगा 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, ये हो जाएगा फ़ारेनहाइट में, और ये हो जाएगा सेल्सियस में। ठीक है, फिर अगर इसके रिलेटेड और क्वेश्चन देखें तो क्या हो सकता है, क्वेश्चन ये हो सकते हैं, शरीर का तापमान नियंत्रित करता है, कौन करता है, तो करता है हाइपोथैलेमस। ठीक है, हाइपोथैलेमस जो है वो शरीर में टेम्परेचर को रेगुलेट करता है। ओके, ये हो जाएंगे आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सा है, तो वो हो जाएंगे, सबको पता है कि लीवर जो है वो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। और लीवर से क्या होता है, बाइल का फॉर्मेशन होता है, बाइल जूस का फॉर्मेशन होता है, और बाइल डक्ट के थ्रू जाकर स्टोर होता है। ठीक है, तो ये होता है। तो ये जो बाइल जो होता है लीवर से बनता है, और कहाँ पे जमा होता है, तो होता है गॉल ब्लाडर में। गॉल ब्लाडर में जाकर जमा होता है बाइल। ठीक है, तो ये हो जाएगा आंसर। फिर इसके रिलेटेड और क्या क्वेश्चन आ सकते हैं, यकृत का जो यानी कि लीवर का मुख्य कार्य क्या है, तो उसका पाचन व डिटॉक्सिफिकेशन यानी कि डाइजेशन और डिटॉक्सिफिकेशन यानी कि पाचन और विषहरण यकृत का मुख्य कार्य है, यानी कि लीवर का मेन फंक्शन है। ओके, फिर क्वेश्चन आ सकता है कि जो लीवर होता है वो बॉडी में कहाँ पे लोकेटेड होता है, तो दाहिने ऊपरी पेट में लोकेटेड होता है। ठीक है, ये हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, आरबीसी का औसत जीवन काल क्या है, तो 120 दिन इसका एवरेज जीवन काल है। ठीक है, यानी कि एवरेज लाइफ स्पैन है जो आरबीसी का है वो 120 दिन है। ठीक है, फिर इसके रिलेटेड क्वेश्चन क्या आ सकता है कि जो आरबीसी कहाँ पे बनते हैं, जो आरबीसी होते हैं वो कहाँ पे बनते हैं, तो बोन मैरो में बनते हैं। कहाँ पे, बोन मैरो में बनते हैं, बोन मैरो, जो आरबीसी होते हैं वो बोन मैरो में बनते हैं, यानी कि जिसको अस्थि मज्जा भी बोलते हैं। फिर क्वेश्चन यह है कि आरबीसी में कौन सा वर्णक होता है, यानी कि वर्णक क्या होता है, यानी कि पिगमेंट, जिसे हम लोग कलर भी बोलते हैं। तो जो आरबीसी में कौन सा वर्णक होता है, तो वो होता है हीमोग्लोबिन। ठीक है, हीमोग्लोबिन, ये होता है वर्णक आरबीसी में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है, डीएनए का पूर्ण रूप है, यानी कि जो डीएनए का पूर्ण रूप क्या होगा, यानी कि फुल फॉर्म स्टैंड फॉर, यानी कि डीएनए स्टैंड फॉर वो होगा डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, और आरएनए का क्या होगा, तो आरएनए का हो जाएगा राइबो
न्यूक्लिक एसिड, ये हो जाएगा फुल फॉर्म। ठीक है, ये हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो इसके रिलेटेड और क्या क्वेश्चन आ सकते हैं? इसके रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है कि जो डीएनए जो होता है वो क्या चीज़ को कैरी करता है। जो जितने भी जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होता है, जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होता है, जैसे कि हमारे मदर और फादर से आता है, तो वो डीएनए ही कैरी करता है, यानी कि डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड ही वो चीज़ों को कैरी करता है। ठीक है, और क्वेश्चन ये आ सकता है कि डीएनए कोशिका के किस भाग में पाया जाता है, तो न्यूक्लियस में पाया जाता है। ठीक है, डीएनए जो है वो सेल का न्यूक्लियस में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? इंसुलिन स्रावित होता है, यानी कि इंसुलिन जो होता है वो कहाँ से सीक्रेट होता है? तो इंसुलिन जो है वो पैंक्रियाज से, यानी कि अग्न्याशय से सीक्रेट होता है। ठीक है, ये हो जाएगा आंसर। फिर इसके रिलेटेड और क्या क्वेश्चन आ सकते हैं? इसके रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं कि इंसुलिन किसका स्तर को नियंत्रित करता है, यानी कि जो रक्त, यानी कि रक्त शर्करा, यानी कि ब्लड शुगर जो होता है उसमें, ब्लड शुगर, ठीक है, ब्लड शुगर को रेगुलेट करता है कौन? इंसुलिन, जो कि पैंक्रियाज के द्वारा सीक्रेट होता है, वहाँ से स्रावित होता है। ये आप याद रखना है। फिर क्वेश्चन ये है कि इंसुलिन की कमी से होता है, इंसुलिन की कमी से क्या होता है? तो होता है डायबिटीज, यानी कि डायबिटीज। ठीक है, डायबिटीज होता है इंसुलिन की कमी से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रकाश संश्लेषण होता है, यानी जो फोटोसिंथेसिस होता है वो ऑकर्ड होता है, किसमें होता है वो बताना है। तो किसमें होगा? तो होता है क्लोरोप्लास्ट में, यानी कि हरित लवक में प्रकाश संश्लेषण होता है। ओके, तो इसके रिलेटेड और क्या क्वेश्चन आ सकते हैं? भाइयों बता दूं कि जितने भी क्वेश्चन मैं अल्टरनेट क्वेश्चन बता रहा हूँ, जैसे कि इसके, ये तो प्रकाश संश्लेषण होता है, ये हो गया। ठीक है, इसके रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बताता हूँ वो चीज़ें आप बिल्कुल याद रखें, क्योंकि वही आपका प्लस पॉइंट है, वही आपको रिजल्ट देगी। ठीक है, क्योंकि ये सारी चीज़ें तो सब कोई कर लेगा, लेकिन उसके रिलेटेड मैं जितने भी क्वेश्चन बता रहा हूँ अल्टरनेट में, वो प्लीज़ अपने नोटबुक में लिखें और उसको रीड आउट करें, एक दो बार देखें, ताकि आपको याद रहे। और फिर से मैं उसको रिपीट करते रहूँगा। अगले जब भी उसके रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन आता है तो रिकवरी आपको रिमाइंड करते रहूँगा, ताकि आपको अच्छी से याद रहे और अपना स्कोर आप बूस्ट कर सकते हो। ठीक है, तो क्या है? फोटोसिंथेसिस होता है, कहाँ होता है? क्लोरोप्लास्ट में होता है। क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक क्या है? तो प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक जो होता है वो सनलाइट। ठीक है, सनलाइट होगा, वाटर हो गया, CO2 हो गया, जिसे कार्बन डाइऑक्साइड बोलते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है वो प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। सार्वभौमिक दाता रक्त समूह क्या होता है? यानी कि यूनिवर्सल डोनर ब्लड ग्रुप कौन सा है? तो है ओ में भी देखेंगे तो O निगेटिव जो होता है वो यूनिवर्सल डोनर होता है। ठीक है, ये हो जाएगा आंसर। तो इसके रिलेटेड और क्या क्वेश्चन आएंगे? ये तो हो गया सार्वभौमिक हो गया। अगर क्वेश्चन पूछ दिया कि जो सार्वभौमिक ग्राही कौन सा होगा, यानी कि यूनिवर्सल रिसेप्टेंट, तो हो जाएगा AB, यानी कि O किसी को भी देगा और A जो है वो किसी से भी लेगा। ठीक है, तो ये ब्लड ग्रुप है। ब्लड ग्रुप कितने हैं? AB O और एक बॉम्बे ब्लड ग्रुप है। ठीक है, तो मेनली क्या होता है? मेनली 4 ब्लड ग्रुप है, अगर पूछा तो बॉम्बे ग्रुप भी एक ब्लड ग्रुप है। ठीक है, तो बहुत रेयरली पाया जाता है, काफ़ी रेयरली पाया जाता है बॉम्बे ग्रुप। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? यहाँ से हो गया केमिस्ट्री स्टार्ट। ठीक है,
यहाँ से हम लोग केमिस्ट्री का क्वेश्चन सोल्व करेंगे। क्वेश्चन क्या है? परमाणु क्रमांक दर्शाता है। मैं काफ़ी बार बताया हूँ कि जो परमाणु क्रमांक है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन को इंडिकेट करता है, यानी कि प्रोटॉनों की संख्या को इंडिकेट करेगा। यानी कि आप याद रख लेना कि परमाणु जो है यानी कि पी से है तो प्रोटॉन है पी से, यानी कि परमाणु क्रमांक दर्शाता है वो प्रोटॉनों की संख्या को दर्शाता है। क्योंकि मैं जब तैयारी करता था तो इसी टाइप से, इसी निमोनी के थ्रू हम लोग याद करते थे। ठीक है, यानी परमाणु क्रमांक दर्शाता है तो प्रोटॉनों की संख्या को दर्शाता है। इसके रिलेटेड क्वेश्चन क्या आ सकते हैं? इसके रिलेटेड क्वेश्चन ये आएंगे कि किसी तत्व का परमाणु क्रमांक बराबर होता है, किसके बराबर होगा? तो किसके बराबर होगा? जैसे कि मैंने भी बताया कि किसी भी तत्व के परमाणु क्रमांक बराबर होगा वो है प्रोटॉन के बराबर होगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि एक तटस्थ परमाणु यानी कि एक न्यूट्रल परमाणु जो होता है उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर होती है, किसके बराबर होगा? तो वो भी प्रोटॉन के बराबर होगा। जो कि किसी भी न्यूट्रल जो एटम्स होते हैं, एटम्स का नंबर होता है, उसमें इलेक्ट्रॉन किसके इक्वल होंगे? तो प्रोटॉन के इक्वल होंगे। ये चीज़ें आप याद रखना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? शुद्ध जल का पीएच क्या होगा? ठीक है, शुद्ध जल का पीएच 7 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 7 जो पीएच होता है वो उसका क्या होता है? सॉल्वेंट, वो न्यूट्रल होता है। ठीक है, इसीलिए जो हमारे जो पानी होता है उसका कोई टेस्ट नहीं होता है। क्यों? क्योंकि उसका पीएच 7 है, इसीलिए वो न्यूट्रल है। ओके, तो इसके रिलेटेड और क्या क्वेश्चन आ सकते हैं? इसके रिलेटेड क्वेश्चन ये आ सकते हैं कि यदि पीएच मान 7 से कम है तो विलयन कैसा होगा? तो वो अम्लीय होगा। अगर 7 से ऊपर होगा तो वो क्षारीय होगा, यानी कि बेसिक होगा। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। फिर क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि पीएच पैमाना होता है कितना से? तो 0 से 14 पीएच का पैमाना होता है। ठीक है, ये आप याद रखना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? H2SO4 है, क्या है? काफ़ी जी क्वेश्चन मैंने इसमें बनाया हूँ सेट में, ताकि आप अपनी जो बेसिक नॉलेज है उसको आप मतलब एक एक्सप्लोर कर सकते हो, आप अपनी लेवल जान सकते हो। क्यों? इसीलिए मैंने बेसिक क्वेश्चन को इसमें ऐड किया हूँ, जो कि काफ़ी बार रिपीटेड होते जा रहे हैं ये सब सारे क्वेश्चन। तो क्या है क्वेश्चन? क्या है? H2SO4 है, क्या है वो बताना है। तो H2SO4 एक सल्फ्यूरिक एसिड है। ठीक है, अब इसी को अम्लों का राजा कहा जाता है। आपने पढ़ा होगा अम्लों का राजा भी H2SO4 को कहा जाता है। ठीक है, किंग्स ऑफ एसिड। तो इसके रिलेटेड और क्या क्वेश्चन आ सकते हैं? इसके रिलेटेड क्वेश्चन ये आ सकते हैं कि सल्फ्यूरिक अम्ल सामान्यतः उपयोग होता है किस में यूज होता है? तो वो कार की बैटरी में यूज होता है। ठीक है, कार की बैटरी में H2SO4 यूज होता है। फिर इसका अगर क्वेश्चन पूछ दिया कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का HCl होता है। ठीक है, क्योंकि पूछा है 1-2 बार हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का फार्मूला क्या होता है? तो वो होगा HCl। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है? NaCl है। NaCl क्या है? तो एक साल्ट है, यानी कि लवण है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आंसर। फिर क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि साधारण नमक का रासायनिक रूप किस नाम से जानते हैं? तो वो सोडियम क्लोराइड हो जाएगा। ठीक है, जिसका इसका भी फुल फॉर्म जो है वो सोडियम क्लोराइड ही होगा, NaCl। फिर क्वेश्चन ये आ सकता है कि NaCl बनता है कैसे? बनता है तो जब अम्ल और क्षार रिएक्शन करेगा, यानी कि अभिक्रिया करेगा, तो NaCl बनेगा, जिसमें लवण और साल्ट होंगे, जिसे हम लोग लवण को ही साल्ट बोलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है मीथेन का
रासायनिक सूत्र है। जो मीथेन है उसका रासायनिक सूत्र क्या होगा ये बताना है। ठीक है, तो मीथेन का रासायनिक सूत्र होगा CH4। ओके, जिसमें कार्बन 1 और हाइड्रोजन 4 होंगे। ठीक है, अगर C2H6 जो है वो क्या होगा, तो ऐसे ही उसके फार्मूला के ऊपर बैठा सकते हैं। एल्केन, एल्किन, एल्काइन और एल्कोहल ग्रुप, ये सब जो होते हैं उसके फार्मूला पे बैठा कर आप उसको जान सकते हो कि क्या होंगे। ठीक है, तो इसमें क्या है कि मीथेन का रासायनिक सूत्र क्या है, तो वो CH4 है। अगर क्वेश्चन ये आ गया कि मीथेन है वो क्या है, तो वो एल्केन है। ठीक है, जो कि उसका जो एक फार्मूला है होता है CnH2n+2, तो वो होता है। फिर क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि मीथेन मुख्य घटक है, किसका मुख्य घटक है, तो वो नेचुरल गैस का मुख्य घटक है। नेचुरल गैस का वो मेन कंपोनेंट है। मुख्य घटक मतलब क्या होता है, मेन कंपोनेंट। तो मीथेन जो है वो किसका मेन कंपोनेंट है, तो मीथेन जो है वो नेचुरल गैस का मेन कंपोनेंट है। ओके, ये हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन क्या है, एवोगाड्रो संख्या है। काफ़ी अच्छी क्वेश्चन है, केमिस्ट्री की काफ़ी बार रिपीटेड हुई है ये क्वेश्चन, तो आप याद रखना कि जो एवोगाड्रो नंबर जो है वो क्या होता है। तो एवोगाड्रो नंबर है वो 6.022 इंटू 10⁻23, ये जो एवोगाड्रो नंबर है। तो क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि एवोगाड्रो संख्या दर्शाती है कणों की संख्या। ठीक है, जो एवोगाड्रो संख्या दर्शाती है कणों की संख्या 1 मोल। ठीक है, कणों की संख्या 1 मोल ये दर्शाती है। ठीक है, तो याद रखना आप। सेकंड क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि एवोगाड्रो संख्या लगभग बराबर होता है, किसके बराबर होता है, तो 6.022 इंटू 10⁻23 के बराबर होता है। ठीक है, ये हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ऑक्सीकरण का अर्थ क्या होता है। काफ़ी बार मैंने बताया हूँ कि ऑक्सीकरण अवकरण जो होता है उसका मतलब क्या होता है। तो ऑक्सीकरण में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है। ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रॉनों का खोना होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इसमें ऑक्सीकरण बोलते हैं, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। ओके, फिर इसी के रिलेटेड एक क्वेश्चन मैंने काफ़ी बार बताया हूँ और काफ़ी बार पूछा भी गया है, जीडी में पूछा गया। मतलब ये यूनिवर्सल क्वेश्चन है, सारे सेट में पूछे जाते हैं, चाहे वो कोई भी ट्रेड का एग्जाम हो, कि लोहे का जंग लगना किसका उदाहरण है। तो ये भी ऑक्सीकरण का ही उदाहरण है। किसका, ऑक्सीकरण यानी कि ऑक्सीडेशन का। तो ये चीज़ें आप याद रखना। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, सबसे हल्का तत्व। सबसे हल्का तत्व कौन सा है, यानी कि लाइटेस्ट एलिमेंट्स। ठीक है, तो कौन सी होगा सबसे हल्का तत्व, तो वो हो जाएंगे हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जो है वो सबसे हल्का तत्व है। और अगर गैस की बात करें तो सबसे हल्का वो है होंगे हीलियम गैस। ओके, फिर क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि हीलियम जो है वो कैसा गैस है। हीलियम गैस तो सबसे हल्का गैस है, तो कैसा गैस है वो, तो वो नोबेल गैस है। ठीक है, नोबेल गैस को हिंदी में क्या बोलते हैं, निष्क्रिय गैस। ओके, निष्क्रिय गैस। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, जल है। जल क्या है, जल जो है वो क्या है, तो जल एक कंपाउंड है। ठीक है, यानी कि कंपाउंड के हिंदी में क्या बोलते हैं, यौगिक। ये ना ही तत्व है, ना ही मिश्रण है, ना ही मिश्र धातु है। तो ये क्या है, एक यौगिक है। ठीक है, तो यौगिक का मतलब क्या होता है, वो सिर्फ एक चीज़ों से मिलकर बना होता है। मिश्रण, मिश्र धातु क्या होता है,
दूसरी चीज़ बोल रहे थे, लेकिन ये तत्व तो है नहीं। तो क्या हो जाएगा इसका, जल जो है वो एक यौगिक है, यानी कि कंपाउंड है। ओके, तो इसी के रिलेटेड और क्या आंसर जो क्वेश्चन जो है वो एक्सपेक्ट हो सकते हैं कि जल बना होता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का बना होता है। हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन का बना होता है क्या, H2O। ठीक है, ये हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, ये अगला यानी कि लास्ट क्वेश्चन है, जिसमें आपको फाइनल डिसीजन करना है कि आप कितनी स्कोर किए हैं और आपकी लेवल क्या है, आपकी तैयारी का इंटेंस कितनी होनी चाहिए, कैसी तैयारी चल रही, कितना और ज़रूरी है स्टडी मटेरियल। तो ये सारी चीज़ें मैं प्रोवाइड कराऊंगा। अगर आप अपनी रियल लेवल बताते हो कि हाँ हमारी इतनी, कमेंट बॉक्स में आप मेंशन कर देना कि हमारी इतनी सही है, इतने अटेम्प्ट किए। बाकी मैं आपको सारे गाइड करते रहूँगा ताकि आपकी स्टेप टुवर्ड्स सिलेक्शन की तरह होगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें कवर करेंगे हम लोग अगले वीडियो में। बाकी ये लास्ट क्वेश्चन है कि दाब की एसआई इकाई क्या है। जो दाब की एसआई इकाई होता है वो होगा पास्कल। क्या होगा, पास्कल जो है वो दाब की एसआई यूनिट है। इसके रिलेटेड क्वेश्चन क्या आ सकता है कि दाब का परिभाषा क्या है, तो होगा फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। ठीक है, यानी कि बल डिवाइडेड बाय क्षेत्रफल, ये हो जाएगा बल का परिभाषा। तो क्वेश्चन ये आ सकते हैं कि एक पास्कल जो क्या है, दाब का ऐसा क्या है, पास्कल है। ठीक है, तो एक पास्कल, ठीक है, इस एक पास्कल इक्वल टू क्या होता है, तो एक पास्कल इक्वल टू 1 नैनोमीटर पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। ठीक है, ये हो जाएगा आंसर, यानी कि एक पास्कल इक्वल टू 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। ठीक है, तो आज का सेट ये यहीं पर स्टार्ट होता है, यहीं पर ख़त्म होता है। फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना स्टडी को बूस्टअप करके रखें, ताकि मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फुल डेडिकेशन के साथ और फुल प्रिपरेशन के साथ। तो अपनी लेवल को प्लीज़ हाई रखें और अपना इसमें स्कोर बताएं कि आपके स्कोर क्या है और कितने अटेम्प्ट किए। फाइनली आपको क्या स्टडी मटेरियल चाहिए, सारे गाइड मैं करूँगा, क्योंकि आपकी सिलेक्शन हमारी जिम्मेदारी रहेगी। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।